बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, मैं और सैयद अलीम रज़ा सब जब भी इकट्ठे होते हैं तो कोई ना कोई प्रोडक्टिव बात करते हैं। आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा करने के लिए हम कोई ना कोई बात करते हैं। और आज थोड़ा सा अजीब हुआ कि जब मैं इस रूम के अंदर आया, इस बोर्ड रूम में, तो सैयद अलीम रज़ा साहब किसी के साथ ये कुछ लिख रहे थे बोर्ड के ऊपर। तो मैंने कहा कि क्यों ना आज इसी के ऊपर बात हो जाए। शाह साहब, सलाम अलैकुम, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम निसार भाई, एक बार फिर शुक्रिया कि आपने इस व्लॉग में मुझे अपना मेहमान ठहराया। आज थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंट तरीके का प्रोग्राम होगा, क्योंकि आज आपने मुझे भी हैरान कर दिया कि इस बोर्ड के ऊपर आप क्या लिख रहे हैं। कुछ नज़र मेरी पड़ी कुछ चीज़ों के ऊपर, तो मैंने कहा कि क्यों ना आज यहीं पे खड़े होकर एक प्रोग्राम कर दिया जाए, क्योंकि जो आप अपने एक क्लाइंट को आप जो बता रहे थे वही लोगों तक चीज़ पहुंच जाए तो बहुत अच्छा। वेरी गुड। तो शाह साहब बताइए कि आप ये क्या लिख रहे थे आज? और इसमें मुझे आपका ये आइडिया अच्छा लगा कि व्हाई नॉट जस्ट टू वन पर्सन। जी। अगर इफ इट इज सो वाइटल इंफॉर्मेशन तो क्यों ना हम इसको एक व्लॉग के तहत बहुत सारे लोगों के लिए इसको फायदेमंद बनाने की कोशिश करें। एक बार फिर आपका शुक्रिया। और जैसे कि आपने पूछा है, आप देख रहे होंगे ये केयर गिवर प्रोग्राम 2025 है, जिसका मतलब ये है, इसके लिए मुझे अच्छा लगेगा कि मैं ही बताऊं कि शाह साहब अक्सर Exactly. इस प्रोग्राम के बारे में ये कहते हैं, बल्कि सुना गया है और लोग भी अक्सर ये बात करते हैं कि ये इनका एक फ्लैगशिप प्रोग्राम, जी जी, ये बड़ा इससे बड़े जाने पहचाने जाते हैं। तो शाह साहब यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। जी निसार भाई, जैसा कि आपने कहा हमारी कंपनी का ये केयर गिवर प्रोग्राम है। और ये केयर गिवर प्रोग्राम 2025 को उन्होंने जो नाम दिया है वो होम केयर वर्कर इमिग्रेशन पायलट है। अच्छा, ये डिफरेंट हो गया। ये पहले से जरा डिफरेंट है, मतलब प्रोग्राम ऑलमोस्ट वैसा ही है, लेकिन जाहिर है जैसे 5 साल पहले वो प्रोग्राम चला तो अब उसमें कुछ चेंजेस उन्होंने डालकर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, नाम भी ऑफ कोर्स चेंज किया। लेकिन पायलट का हमेशा मतलब है, जो मैं अपने देखने वालों को बताना चाहता हूँ, कि ये टाइम लिमिटेड होता है। जैसे आपका कोई प्रोजेक्ट होता है, आप एक प्रोजेक्ट कंसीव करते हैं जी, और उसके बाद वो खास टाइम के अंदर शुरू होता है, खास टाइम पर खत्म होता है, अपने डिलीवरेबल्स को डिलीवर करते हैं, दैट्स इट। तो ये भी 5 साल के अंदर जो है ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और इसका मतलब क्या हुआ कि 2025 में या 2030 तक चलेगा? 2030 तक। देखिए, इमिग्रेशन लेवल प्लान के अंदर 2027 तक के इमिग्रेशन लेवल प्लान आ चुके होंगे, तो उसके अंदर इसके टारगेट्स जो है वो दिए हुए हैं। और ये फेडरल इकोनॉमिक पायलट कैटेगरी के अंदर आता है। तो ये एक फेडरल प्रोग्राम है, सो ये इसके ऊपर किसी प्रोविंस की तखसीस नहीं होती। सही, ठीक। और जैसा कि आप जानते हैं, आप भी माशाल्लाह इसके, मैं समझता हूँ कि एक्सपर्ट हो चुके हुए हैं मुझसे सुन कर, मेरे इंटरव्यू कर करके इसके ऊपर। इसके अंदर यूजली जो है वो इमिग्रेशन के अंदर नॉक कोड्स की बड़ी अहमियत होती है कि आप किस ऑक्यूपेशनल ग्रुप के साथ बिलोंग करते हैं। सही। तो इस कैटेगरी के अंदर 2 ग्रुप यूजली आते हैं। एक होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर, जो बेसिकली किड्स को डील करता है, क्योंकि होम चाइल्ड केयर से ही है। और होम सपोर्ट वर्कर, जो बेसिकली सीनियर्स को और ऐसे लोग जो किसी बीमारी के तहत, जैसे हमारे यहाँ हो जाता है कोई चोट लग गई वगैरह, तो उसके रिहेबिलिटेशन से गुजर रहे होते हैं, वो चाहे शॉर्ट टर्म हो और चाहे लॉन्ग टर्म, तो वो तमाम लोग इसके अंदर आ सकते हैं। इसलिए मैंने ये प्लस लगाया था। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो पायलट प्रोग्राम है ये दो हिस्सों में डिवाइड है। एग्जैक्टली। और एक जो किसी ने आना है तो वो किड्स की टेक केयर के लिए आएगा, दूसरा जो आएगा वो सीनियर्स की टेक केयर के लिए। एग्जैक्टली, मैं वही बताता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर आपके घर में बच्चे हैं, तो आप इस कैटेगरी में आएंगे। अगर आप अपने बच्चों की टेक केयर के लिए किसी को बुलाना चाहते हैं तो वो इस कैटेगरी में आएगा। और अगर किसी का फोकल पॉइंट सीनियर्स है या रिहेबिलिटेड पर्सन है तो वो होम सपोर्ट वर्कर के अंदर आएगा। सही। और इस नॉक कोड को हम कहते हैं 44100 और इसको कहते हैं 44101। ये तो पहले कभी नहीं आपने बोला था। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा, हमेशा हम थोड़ा सा ऐड करते हैं ताकि एक नई इंफॉर्मेशन भी लोगों के पास। ओके। तो वापस इसकी तरफ आते हैं। अब आपका क्वेश्चन है यहाँ तक? कोई नहीं, मेरा क्वेश्चन इसमें नहीं है, लेकिन ये जो नंबर आपने बोले इसका क्या मतलब है? इसका नंबर ये है कि देखिए, यहाँ पर मिसाल के तौर पर आप रियल एस्टेट प्रोफेशनल हैं, मैं इमिग्रेशन प्रोफेशनल, तो हमारे यहाँ पर इन्होंने 9 कोड्स डिक्लेयर किए। एक ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन बुक है जो कनाडा में जितने भी प्रोफेशन पाए जाते हैं, प्लम्बर, वेल्डर से लेके, तो प्राइम मिनिस्टर कह दूं या रहने दूं? नहीं रहने दूं। चले, प्राइम मिनिस्टर को नहीं करते, तो वहां तक की जो भी नौकरी, जो पेशे हैं, उन सब के 5 डिजिट 9 कोड होता है। अच्छा अच्छा। तो इसका ये है और इसका ये है। सही, समझ आ गई। ठीक है।
अच्छा, उसके बाद अब ये हमारे नाज़रीन को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये प्रोग्राम पिछले प्रोग्राम की बनिस्बत कैसे डिफरेंट है जी। तो अब आप देखिए इसके बेनिफिट्स के अंदर ये है कि ये PR ऑन अराइवल। सही। पहले ऐसा होता था कि आप एज ए वर्कर आते थे और गवर्नमेंट आपके ऊपर 2 साल, किसी दौर में 2 साल था, फिर वो 1 साल हो गया, और इससे पहले जो पायलट था वो 6 महीने का था। तो आपको 6 महीने अपनी केयर गिविंग फील्ड के अंदर काम करना पड़ता था और फिर आप PR के लिए क्वालिफाई करते थे। तो अब सबसे बड़ा कैच ये है PR ऑन अराइवल। इसको रेड कलर से सर ऐसे करें, ये तो ऐसे जबरदस्त चीज है। एग्जैक्टली। और आप इस प्रोग्राम के तहत मल्टीपल वर्क ऑप्शंस हैं आपके। आप इंडिविजुअल्स के लिए भी काम कर सकते हैं और आप ऑर्गेनाइजेशन जो डे केयर की सर्विसेज, अब हमारे यहाँ पर हर मोहल्ले के अंदर डे केयर खुले हुए हैं, तो आप उनके साथ भी काम कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ऑक्यूपेशन रिस्ट्रिक्टेड वर्क परमिट है, एम्प्लॉयर रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। ये समझने वाली बात है। जैसे आप वर्क परमिट LMIA पर कोई आता है तो वो जिस ABC एम्प्लॉयर के साथ होता है उसी के साथ वो काम करता है। तो दिस इज वेरी ओपन। देखिए गवर्नमेंट ने इनको, देखिए अब चूंकि जो केयर गिवर होता है बेसिकली ये बहुत मिनिमम लेवल की यहाँ पर ऑक्यूपेशनल ग्रुप के अंदर आता है, तो उन्होंने उसके लिए अपॉर्चुनिटी उतनी ज्यादा रखी है कि आपके पास एक जिसके साथ आप काम कर रहे हैं उसके अलावा भी काम करके ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। अच्छा, अगर अली भाई इसको मैं थोड़ा सा और अपने समझने के लिए कर दूं, अगर कोई PR ऑन अराइवल इसके कैटेगरी में आएगा जी, तो इसका मतलब क्या है कि उसको PR तो मिलेगा लेकिन सीनियर्स के लिए काम करना पड़ेगा? मैं कहूंगा यस, क्योंकि आपके लिए देखिए जब आप आगे आएंगे एलिजिबिलिटी की तरफ तो आपके लिए जॉब ऑफर है। जॉब ऑफर आपको हमेशा पूरे कनाडा से नहीं दी। जॉब ऑफर तो या आप देंगे या मैं दूंगा या हमारी प्रोडक्शन टीम का कोई मेंबर देगा। मैं मिसाल दे रहा हूँ, कोई बंदा भी इसमें एम्प्लॉयर हो सकता है जो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी रखता है, फर्स्ट टू टेक केयर ऑफ हिज ओन फैमिली एंड देन एबिलिटी टू गिव सैलरी टू द पोटेंशियल केयर गिवर। सो ये बेसिकली आइडिया। तो वो बेसिकली ऑफर ऑफ जॉब पर तो एक बंदे का नाम लिखा जाएगा। तो टू स्टार्ट विद वो अलाउड होगा टू वर्क विद डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन वो इसकी जिम्मेदारी होगा। और भी आगे जाके बताता हूँ कि इसकी क्या अहमियत है। ओके, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा चलो आगे आप। अच्छा, आगे इसका अब अगली बात आती है, जैसे मैंने लिखा हुआ एप्लीकेंट जी, क्या मतलब है इसका? ये कौन है भला? ये एप्लीकेंट जो बंदा आ रहा है हाँ। और कहां से आने का उसका पोटेंशियल है, चूंकि हम दोनों पाकिस्तान से हैं। आई लाइक इट। अच्छा, तो हम ये देखिए ये प्रोग्राम हम कर भी इसलिए रहे हैं कि अब चूंकि ओवर द टाइम बहुत मिनिमम अपॉर्चुनिटीज रह गई हैं PR के लिए, तो इट इज वन ऑफ देम। अगर कोई इससे फायदा उठा सकता है तो दिस इज रियली गुड अपॉर्चुनिटी। बट अगेन वही बात मैं कहता हूं, तो जो वेल पोजीशनड होंगे वही इससे फायदा उठा सकेंगे। कमिंग बैक टू द क्राइटेरिया ऑफ द एप्लीकेंट। अच्छा, इस तरफ जाने से पहले मेरे दिमाग में एक सवाल आया है। वो ये सवाल है कि ये चूंकि पहले तो होते थे ये केयर गिवर प्रोग्राम दिसंबर में आते थे। एग्जैक्टली। इस वक्त कोई वेरी गुड पॉइंट। इस वक्त क्या? वेरी गुड पॉइंट। देखिए अब ये दिसंबर में नहीं आ सका क्योंकि हमारे जो मिनिस्टर इमिग्रेशन है मार्क मिलर, वो आफ्टर एवरी 2 वीक्स एक ऐसी खबर दे देते थे, एक ऐसी अनाउंसमेंट जिससे लोगों का गला और टाइट हो जाता था। आप देखिए आज की तारीख में बहुत सारे लोगों के लिए नहीं पता कि वो परमानेंट रेजिडेंट कैसे बनेंगे। इसमें वो लोग शामिल हैं जो यहाँ पर आकर 2 साल से 3 साल की स्टडी भी कर चुके हुए हैं। वो लोग भी शामिल हैं जो यहाँ पर 1 से 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस किए बैठे हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इसकी भी अपनी लिमिटेशन है। दिस इज नॉट फॉर एवरीवन, दिस इज फॉर द केयर गिवर। तो कमिंग बैक टू द एप्लीकेंट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अच्छा, मैं इसको थोड़ा बता देता हूँ। मुझे लग रहा है ये जो है ना, ये ऐसे ही डाल दिया था मैंने। चले ठीक है। इसमें निसार भाई सबसे बड़ी बात है कि आप लो आइल्स और लो एजुकेशन के साथ क्वालिफाई कर सकते हैं। लो आइल्स जब मैं कहता हूँ तो उसका मतलब ये है कि आप आइल्स का सिर्फ आपको CLB 4 चाहिए और आपको इस प्रोग्राम के लिए ग्रेड 12 जो कैनेडियन हाई स्कूल है और पाकिस्तान का ग्रेड 12 है वो क्वालिफाई कर सकता है। मतलब पाकिस्तान का जो जिसने कॉलेज किया ग्रेड 12 किया हुआ है, अगर उसका CLB 4 है और ये बाकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है तो ही और शी कैन क्वालिफाई। अच्छा, ठीक है। आगे अब उसको और क्या चाहिए क्वालिफाई करने के लिए? कम है सर, ये श्योर है? वाकई इतना कम? अच्छा, आप तो जानते हैं इससे पहले CLB 5 होता था। अगर आप मेरे नाजरीन को भी यही बात, मुझे भी हैरानगी हो रही है कि गलती से आपने 5 की जगह 4 तो नहीं लिख दिया। नहीं, लेकिन चूंकि देखिए हम पहले भी कह चुके हुए हैं कि यहाँ पर बच्चों को हमारा लाइफस्टाइल आपने देखे, दोनों मियाँ बीवी जॉब करते हैं, तो सीनियर्स को और किड्स को
जो उनकी वल्नरेबिलिटी थी कि घर में कोई टेक केयर करने वाला नहीं है, तो गवर्नमेंट ने ये प्लान किया। बेसिकली कंपैशनेट ग्राउंड्स के ऊपर गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे टेक केयर के लिए कोई ना कोई बंदोबस्त रहे, ताकि हम फुली जो है वो इकोनॉमिकली इंगेज होकर कनाडा की ज्यादा से ज्यादा खिदमत कर सके। तो अच्छा, इन दो बातों के अलावा आपकी लो एजुकेशन और लो आइल्स के साथ आपका रिसेंट एंड रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपके पास नेसेसरीली एक कैनेडियन एम्प्लॉयर से जॉब होनी चाहिए। एंड दिस इज बेसिकली द की। ये सारी चीजें देखें, ये सारी चीजें लोग पूरी कर सकते हैं। सही। और की इसमें सिर्फ यही है कि आपके पास एक कैनेडियन एम्प्लॉयर होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद आपका कोई क्वेश्चन? ये तो बड़ा टिपिकल है, इसको मुकम्मल कैसे करेंगे, इसको थोड़ा कंप्लीट। अच्छा, उसके लिए ये है, देखिए फिर मैं वापस आऊंगा कि एम्प्लॉयर कौन हो सकता है। देखें, जिसके घर में किड्स हैं और वो फाइनेंशियली कैपेबल है, और या जिसके घर में सीनियर है या कोई रिहेबिलिटेटिंग पर्सन है और वो फाइनेंशियली कैपेबल है, वो तमाम लोग इसके लिए। अच्छा, आप इससे सवाल ये है कि ये ऑफर जॉब जो है ये सिर्फ लेटर है या ये भी उसी तरह ही अप्रूव है एलएमआई ये जिस तरह होता है? नहीं, ये एलएमआई, वेरी गुड क्वेश्चन, ये एलएमआई एग्जाम्प्ट है, लेकिन इसमें जो आपने जॉब ऑफर उनको करनी है वो पूरी एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड एक्ट के तहत उसको सारी रिक्वायरमेंट्स मीट होनी चाहिए, उसमें उसकी जॉब रिक्वायरमेंट्स वगैरह वगैरह वो सारी चीज। अब आप सारे निसार भाई सवाल ना पूछें ताकि हमारे पास लोगों की इंक्वायरीज के जवाब में देने के लिए कुछ बचे ही ना। तो इट्स अ डिटेल डिस्क्रिप्शन जो एम्प्लॉयर की चीजों को कैप्चर करता है और एम्प्लॉय की चीजों को कैप्चर करता है और उन्हें बाइंड करता है। बेसिकली गवर्नमेंट, आपको पता है ये कनाडा है जी, आपने जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करनी है। तो इस जॉब ऑफर के अंदर बेसिकली वो सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो मुझे और आपको एज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के अंदर बांध कर रखती हैं जी, और ये भी बताती हैं कि आप कितने घंटे काम करेंगे, बल्कि आप तो एम्प्लॉयर होंगे, आप सेठ हैं सियालकोट से, कि मैं कितने घंटे आपके साथ काम करूंगा और मेरी रेम्यूनरेशन क्या होगी और मेरे अदर बेनिफिट्स क्या होंगे। तो दिस इज द फुल स्केल। लेकिन इसके एलएमआई में आपको प्रायर अप्रूवल लेनी होती है। हाँ, तो इसके अंदर प्रायर अप्रूवल नहीं है, दिस इज पार्ट ऑफ द फुल एप्लीकेशन, और आपको उसको केस की इंटायरिटी के अंदर वीजा ऑफिसर इसके ऊपर डिसाइड करता है जी। अच्छा निसार भाई, अब अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी ये है कि जो 2025 का टारगेट है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 5000 से 5500। पहले ये 5500 था। अब चूंकि फेडरल इकोनॉमिक क्लास में इन्होंने टारगेट इसका रखा है 10,920 से लेकर 14,800 तक, जो बेसिकली उसका लोअर टारगेट और उसका हायर टारगेट। सही। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसके अंदर 2-3 कैटेगरीज हैं, जैसे एग्री सेक्टर प्रोग्राम जो है और एक इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम भी इसी में आता है। तो उनको अगर डिवाइड कर ले तो इसका हमेशा ज्यादा ही होगा, क्योंकि इसके अंदर फिर 2 कैटेगरीज आती हैं। सही। और इसमें भी फर्दर 2 कैटेगरीज है, एक गेनिंग वर्क एक्सपीरियंस कैटेगरी है और एक वो लोग जो ऑलरेडी कनाडा के अंदर जितनी कॉम्प्लिकेशंस आप बता रहे हैं कि बेशक सारा कुछ भी बता देंगे, लोगों को आपके पास आना ही पड़ेगा। नहीं, और आपने बिल्कुल सही बात की, ये इट्स नॉट एन इजी। ये जो देखने में और सुनने में बड़ा जाज़िबे नजर आ रहा है, ये इतना है नहीं। ये बेसिकली एक बहुत कॉम्प्लेक्स केस है, क्योंकि जब आप इसको फाइल करते हैं तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज फिर सामने आती है। देखे ना, वरना इस तरह के लोग तो देखे मेरे नजदीक तो सारा पाकिस्तान जो है। जी जी बिल्कुल। मेरे गांव का नाम नारंग मंडी है और आपके गांव का नाम कोटदीना। मैं नहीं समझता कि शायद ही वहां पर कोई बंदा हो जो इस प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई ना कर सके। तो लेकिन ये तो रौला पै जाए ना सर, कोई बात नहीं। देखें, उस रौले को रिजॉल्व करने के लिए, उस रौले के हल निकालने के लिए अल्लाह ताला ने मुझे और आपको सलाहियत दी है, तो व्हाई नॉट। लेकिन हर आदमी को ध्यान में रखना चाहिए कि टारगेट क्या है, 5000 to 5500, और ये पूरी दुनिया का, ये पाकिस्तान का नहीं है, ये फेडरल प्रोग्राम। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोग पहले एप्लीकेशन सबमिट करेंगे वो पिक किए जाएंगे, या जिनकी एप्लीकेशन कंप्लीट ऑफ कोर्स? मैं समझता हूं ये आज के दिन का आखिरी क्वेश्चन होना चाहिए, और आपने बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है। देखिए, अब ये प्रोग्राम खुलेगा मार्च 31, 2025 को, और उन्होंने अलाउ करना है इतने लोगों को। आपके ख्याल से बेस्ट टेक्निक क्या है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर। एक वो बेसिकली पिछले सालों में भी ऐसा होता था, आपको पता है, हमारा 1 जनवरी और उससे पिछले 20 दिन बहुत ज्यादा बिजी गुजरते थे। तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 31 को ये खुलेगा से 9 बजे, पहले भी यही वाला होता था, और 11 बजे ये बंद हो जाएगा। तो जो हिम्मत करके अपना कंप्लीट केस विद परफेक्शन और प्रिसीजन इसमें डाल देगा, मैं उसको गारंटी देता हूं कि अगर वो परफेक्ट केस होगा और वो सारी रिक्वायरमेंट पूरी करते होंगे, वो पिक हो जाएंगे।
वो पिक हो जाएंगे। आज तक का मेरा ये एक्सपीरियंस है। नाज़रीन, आप सुन रहे हैं, बड़ा मज़े की बातें हो रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आप एप्लीकेशन को मुकम्मल करें, और मुकम्मल करने के लिए आपको सैयद अलीम रज़ा ज़ैदी साहब की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत शुक्रिया। जितनी टेक्निकल चीज़ें इन्होंने बताई हैं ये इतनी आसान नहीं है, और चूँकि आपने इतनी मेहनत की होती है तो आप अपने तरीके से एप्लीकेशन डालने की बजाय किसी एक्सपर्ट की, जिसके ऊपर भी आपका भरोसा है, तसल्ली है, उसके पास जाएं। लेकिन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह भरोसा इनके पास है, तो मैं इनको ही रिकमेंड करूंगा। और शाह साहब अपना कांटेक्ट नंबर दें, और कुछ लास्ट में कुछ इनके बारे में, इस प्रोग्राम के बारे में कहना चाहें तो कहें। एक लास्ट में एक पिच मैं देना चाहूंगा, लेकिन पहले ये कंप्लीट करें। जी, जैसे कि मैं हमेशा कहता होता हूँ, मैंने इस ब्लैक बोर्ड पर भी लिखा हुआ है कि माय नेम इज अलीम रज़ा ज़ैदी, आई एम रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट एंड यू कैन रीच मी एट 289-990-7580 एंड सेम नंबर इज ऑन व्हाट्सएप। कुछ और इस पूरे प्रोग्राम एप्लीकेशन के बारे में? It's a very good opportunity for those who basically meet this eligibility criteria। और अगर आप very easy, exactly, आपने मेरे मुंह पर कहा, जो बहुत आसान है। अब आपको इसमें सबसे मुश्किल मैंने जो बताया वो क्या है कि एक कैनेडियन एम्प्लॉय ढूंढना है that may be your own relative जी। so this is the clue। अच्छा, ठीक है कि अगर आपका कोई रिलेटिव है, अब हमारे भी बहुत सारे रिलेटिव हैं, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो अगर आपके जो चाहने वाले यहाँ पर मौजूद हैं, दोस्त आप जो आपके रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद हैं, बहन भाई मौजूद हैं, इवन दे कैन आल्सो बी योर एम्प्लॉयर। मैं पता क्या कहने लगा था सर, जी जी, मुझे अक्सर पहले रिलेटिव्स कहते हैं कि आप हमें बुला सकते हैं, आप जानबूझ के नहीं बुलाते आप तो, लेकिन इतना आसान नहीं होता। इतना आसान आप देखिए कि मैं, आप तो रियल एस्टेट है ना, आप कह सकते हैं मेरा तो ये काम ही नहीं है, मेरा तो ये काम भी है जी। लेकिन कनाडा बेसिकली देखिए जुगाड़ सिस्टम नहीं है, हर उसमें हम कहते होते हैं। सही। कनाडा ने एक विंडो बनाई है, अगर आपका प्रोफाइल उससे ज्यादा है तो आपने कट करना है, और अगर आपका प्रोफाइल उससे कम है तो आपने पूरा करके आपने उस विंडो के अंदर फिट होना है। दिस इज व्हाट द कैनेडियन इमिग्रेशन इज। नाज़रीन, आपने ये वाली बात तो सुन ली जो इस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ था। मैंने देखा कि किसी क्लाइंट को एक्सप्लेन कर रहे थे, तो उसके ऊपर आज हमने वीडियो बनाई। आप इसके बारे में भी बताइएगा कि आज हमने खड़े होके आपके सामने ये वीडियो बनाई है और सवालात किए हैं, ये प्रोग्राम आपको कैसे लगा, और आइंदा चाहते हैं कि भाई इस तरह का कंटिन्यू रखें तो हम इस तरह कर सकते हैं। अगर कोई इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं और आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी करें। एग्जैक्टली। शाह साहब, एक बात मैं लोगों को बताना चाहता हूँ जी, शाह साहब को बहुत पुश कर करके मैंने अमेरिका की तरफ डाल रहा हूँ इनको मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे लोगों को, स्पेशली कैनेडियन को, और पाकिस्तान चूँकि ट्रीटी कंट्री है यूएस के साथ, तो वहाँ पे E2 वीज़ा आराम से हो सकता है। उसके लिए शाह साहब आप काम करें। तो फाइनली इन्होंने कुछ कुछ इंटेंशन शो कर दी है। मैं यही कहने लगा था, नाजरीन के साथ शेयर करने लगा था कि निसार भाई ने मुझे कई दफ़ा मेरी तवज्जो इस तरफ दिलाई, और फाइनली नाउ वी आर लाइक अ मोडालिटी इन प्लेस। हमारी टीम है जिसके ऊपर हम लोगों को E2 वीज़ा के लिए इंशाल्लाह, ऐसे ही निसार भाई जिस दिन मुझे कहेंगे हम एक इसी तरह का प्रोग्राम, अगर आप कहेंगे तो ऐसे ही, वरना हम टीवी के पूरे सेट के ऊपर जाकर भी उसको कर सकते हैं। मे बी अ लिटिल, मुझे लगता है ये ज्यादा मजेदार, ये ज्यादा इंटरेक्टिव मुझे लग रहा था। ऐसे लग रहा है हम मौसम की जो है ताज़ा खबरें भी दे रहे हैं। एग्जैक्टली। तो हम उसके ऊपर आपको एक डिटेल्ड जो है वो हम ऐसे डिस्कशन करेंगे। निसार भाई का भी एक्सपीरियंस है, मेरा भी एक्सपीरियंस है, और हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए बेस्ट इंफॉर्मेशन लेकर आए, एंड वेरी सून। और इंशाल्लाह ताला उसके लिए स्टे ट्यून रहना आपने, और शाह साहब से रब्ता करना है। इमिग्रेशन का कोई भी सवाल आपका हो तो सैयद अलीम रज़ा ज़ैदी, और ये नंबर है 289-990-7580, और यही नंबर व्हाट्सएप के ऊपर भी है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।